जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी जम्बू द्वीप या ये कह लीजिए मध्य लोक में जम्बू द्वीप या मनुष्य लोक जो है उसकी जानकारी थोड़ी बहुत जो भी है बेसिक जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि वहां पर कुछ रहने की जगह है, कुछ समुद्र है, कुछ सरोवर है, कुछ पर्वत है। ठीक है ना, तो थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं आज। ये बताइए कि कितने क्षेत्रों में बांटा है जम्बू द्वीप को? नाम बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ सात क्षेत्र। बढ़िया, 6 पर्वत। हाँ, अच्छा आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, 6 पर्वत। सॉरी ठीक है, नो वरी। अच्छा, बीच में बिल्कुल सेंटर में जो एक पर्वत होता है जम्बू द्वीप के, उसको क्या कहते हैं? सुमेरु पर्वत। मेरी बस नहीं पता। बहुत सही, बहुत सही। सुमेरु पर्वत पर कितने वन हैं? 4 हाँ, 5 वन। नहीं, 4 हैं, 4 हैं, कल पढ़ा था हमने। सबसे नीचे भद्रसाल, फिर नंदन, फिर सोमनस और फिर पांडु। ठीक है ना, तो 4 पढ़े थे। और सुमेरु पर्वत पर कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? 9। तो 4 वन है, राइट। 4 वनों में 4 जिनालय है अकृत्रिम, तो 16। सही है, ठीक। और ये बताइए कि भरत क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी, गंगा सिंधु नदी, गंगा नदी। हाँ, बाकी की जानकारी नहीं टेस्ट करेंगे क्योंकि आई नो कि वो नया है सब कुछ, है ना, कहाँ पर कौन सी है। ऊपर से तो दिए। ठीक ठीक ठीक। तो जो विजयार्थ पर्वत है, वह विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड कर देता है? नदियां और जो विजयार्थ पर्वत है कितने भागों में बांट देता है? 6 भागों में, 5 मलेचखंड, 1 भरत। बहुत सही, ठीक। तो जो बीच वाला मलेचखंड है उसमें एक पर्वत होता है, राइट, उसकी क्या विशेषता है? नदी, 3 नदी बहती है। हाँ, नहीं नदी नहीं, जिसमें जैसे ये वाला है, ये वाले मलेच खंड में एक सेंटर में एक पर्वत रहता है, उसकी क्या विशेषता है? उसका नाम हम सब मतलब सभी को जानकारी तो है, लेकिन शायद अभी याद नहीं आ पा रहा होगा। तो उसका नाम है वृषभगिरी। ठीक है, और उस पर जाकर जो चक्रवर्ती होते हैं वो अपनी विजय की पताका के बारे में वहां लिखते हैं। ठीक है, प्रशस्ति लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने जो सेंटर का एरिया था वहां पर क्या है? वहां पर कौन सा क्षेत्र है? विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र, बहुत सुंदर। विदेह क्षेत्र में हमने एक बार एक चीज और क्लियर करनी थी, शायद मैंने कल क्लियर नहीं करी, कि जो भोग भूमि होती है, राइट, वो इस यू शेप के अंदर अंदर होती है। ठीक है, वो यहाँ नहीं रहती। दैट इज व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड यस्टरडे। फिर मैंने डबल चेक किया, तो यहाँ इस एरिया के अंदर होती है। ये देवकुरु एरिया और ये उत्तर कुरु एरिया, इनकी बाउंड्री वॉल कौन बना रहा है? गजदंत पर्वत। ठीक है, ये गजदंत पर्वत इनकी बाउंड्री बनाते हैं। तो ये जो अंदर का एरिया है ये कुरु, देवकुरु और उत्तर कुरु, जो कि
उत्कृष्ट भोगवंतियां हैं। ठीक है, फिर हमने अब मैं आप सबको म्यूट पे डाल रही हूँ वापस से, ताकि हम वापस से चले। हमने कल क्या क्या देखा था? ठीक है, हमने कल विदेह क्षेत्र में एक तो गजदंत पर्वत देखे थे, राइट? फिर ये जो दो नदियां, हाँ रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मुझे एक कोई क्वेश्चन था, जी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, इसीलिए भरत क्षेत्र के बीच में जो मलेचखंड है ना, हम्म, वो उसके ऊपर ऋषभगिरी पर्वत है मलेचखंड में, हाँ तो जी, वहां पे चक्रवर्ती ध्वजा करते हैं, प्रशस्त राइट? करते हैं। तो वो 6 खंड के जीतने के बाद करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूरी विजय के बाद जब 6 खंड जीत लेते हैं, तब उस पर्वत पे जाते हैं अपना नाम लिखने के लिए। ओके, हाँ, थैंक यू, जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू। हुँ, ठीक है। उसके बाद हम चले थे विदेह क्षेत्र, और सबसे स्पेशल विदेह क्षेत्र हम क्यों बात करते हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर आज भी तीर्थंकर हैं, है ना? इस वजह से हम विदेह क्षेत्र का इतना नाम अपनी पूजाओं में लेते हैं, ठीक है? पहली बात एक तो ये है कि वहाँ सुमेरु पर्वत है, राइट? और एक ये है कि वहाँ पर अभी भी तीर्थंकर हैं, और फिर एक ये भी है कि वहाँ पर उत्तम भोग भूमि भी है, ठीक है? और वहाँ पर ही जम्बू वृक्ष भी है, जिसकी वजह से जम्बू द्वीप इस द्वीप का नाम पड़ा जिसमें हम रहते हैं, ठीक है? अब जो ये गजदंत पर्वत हमने देखे थे, वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है एक्चुअली, ना सिर्फ ये गजदंत है, और भी पर्वत देखे थे हमने। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, एक चीज ये और कंफर्म करनी थी कि अकृत्रिम चैत्यालय भी सिर्फ विदेह क्षेत्र में है या और भी जगह है? नहीं, और भी जगह हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, इवन थैंक यू। इवन विजयार्थ पर्वत पर रहते हैं अकृत्रिम चैत्यालय, जो कि इवन भारत क्षेत्र में भी है, यू नो। ओके, हाँ, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो फिर हम ये देख रहे थे यहाँ पर, इसी पर चलते हैं कि अ, क्या देखा था हमने? एक तो यहाँ पर कि 2 पर्वत हैं, दोनों तटों पर 100 योजन उत्तर में यमकगिरी नाम के 2 पर्वत हैं। इसी प्रकार उत्तर कुरु में भी नील पर्वत के दक्षिण में 100 योजन जाकर दोनों तटों पर 2 यमकगिरी हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा, है ना, ये 2 यमकगिरी पर्वत हैं यहाँ पर, ठीक है? दोनों जगह, दोनों तटों पर। और क्या थे देखे थे हमने, कि ऐसे 5-5 तालाब हैं चारों दिशाओं में, ठीक है? और इन तालाबों के राइट साइड में जो ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये ऑरेंज डॉट्स हैं, 5 डॉट इधर, 5 डॉट इधर, तो ये भी पर्वत हैं, ठीक है? और ये जो गजदंत हैं, इनके ऊपर कूट बने होते हैं, और इन कूटों में से कूटों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं। फिर ये देख लिया था हमने, सीता सीतोदा नदियाँ, 5-5 तालाब हैं, उनके बगल में 5-5 पर्वत हैं, टोटल मिला के 200 कनकगिरी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, तो उसको फिर थोड़ा-सा और देखा था। देवकुरु और उत्तर कुरु के भीतर भद्रशाल वन में सीतोदा और सीता नदी के पूर्व और पश्चिम तटों पर एक-एक करके 4 गजेंद्र पर्वत हैं। क्या हुआ था, इसी में आगे चल कर ये पिक्चर बना था, हमने देखा नहीं कल ये, ठीक है? तो क्या हुआ, जब ये नदी यहाँ पर एंटर करती है, भद्रशाल वन में एंटर करती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये 2 पर्वत बने हैं, इनको गजेंद्र कहते हैं, ठीक है? और क्योंकि ये वाला जो है ये देवकुरु एरिया है भोग भूमि का, तो बोल रहे हैं कि इसके अंदर 2 यहाँ इस भोग भूमि में और 2 यहाँ इस भोग भूमि में दगे दिग्गेंज दिग्गजेंद्र पर्वत है, ठीक है? और 2 इस दिशा में, जो कि भद्रशाल वन में है, ठीक है? जहाँ पर ये टर्न लेती है, नदी टर्न ले रही है सीतोदा नदी, तो यहाँ पर 2 गजेंद्र हैं, दिग्गजेंद्र, और यहाँ पर भी 2 दिग्गजेंद्र, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिग्गजेंद्र पर्वत, ठीक है? तो इसी प्रकार से 4 दिग्गजेंद्र पर्वत इन दोनों कुरुक्षेत्रों के बाहर भद्रशाल वन में उक्त दोनों नदियों के उत्तर दक्षिण तटों पर भी हैं, ठीक है? तो ये 4 हमने देख लिए। अब ऊपर से अगर आप इसको पूरा देखेंगे विदेह क्षेत्र को, तो ये भद्रशाल वन जो सुमेरु पर्वत का वन है, ये ही भद्रशाल वन है, ठीक है? तो ये बर्फी के आकार का है,
कॉर्नर से यहाँ से ऐसे चल के और पूरा सुमेरु पर्वत को कवर करता हुआ। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि निषद व नील पर्वत से संलग्न संपूर्ण विदेह क्षेत्र के विस्तार के समान लंबी दक्षिण उत्तर लंबायमान भद्रशाल वन की वेदी है। तो क्या है ये वेदी, किसे कह रहे हैं? एक्चुअली अगर हम ये देखें, वेदी वेदी है जो नील पर्वत और निषद पर्वत, कुलाचल निषद पर्वत को छूती हुई। ठीक है, तो ये जो पूरी एक लाइन, यहाँ पर तो सिर्फ लाइन दिख रही है, अदरवाइज ये बहुत चौड़ा पर्वत टाइप का है, वेदी बाउंड्री है ना। तो ये पर्वत की और भद्रशाल वन इसको टच कर रहा है, तो ये वेदी है, दोनों साइड पर वेदी है। ठीक है, वन वेदी बोलते हैं इनको, भद्रशाल वन की वेदी है। जम्बू शालमली वृक्ष, ये हमने देख ही लिया था, जम्बू शालमली। अब विदेह के 32 क्षेत्र। ठीक है, विदेह के 32 क्षेत्र जो आपको ये राइट साइड में दिख रहे हैं, राइट, 32 कैसे होते हैं? 8 ऊपर का, ये जो इनको क्या बोलते हैं, पूर्वी और पश्चिम, राइट। तो ये पूरब का विदेह क्षेत्र और ये पश्चिम का विदेह क्षेत्र। ठीक है, तो पूरब और पश्चिम को हाफ करती हुई ये नदियां, ठीक है, उनको डिवाइड कर देती हैं। तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इनको कहते हैं नगरियां। ये है, देखने में ऐसे स्क्वायर से, रेक्टेंगल से दिख रहे हैं, लेकिन ये नगरी बोलते हैं, नगर हैं, ये बड़े बड़े देश हैं एक तरह से। जितना भारत क्षेत्र है उससे भी बड़े बड़े ये एक एक नगर हैं, नगरियां हैं। ठीक है, तो और इनकी व्यवस्था देखेंगे अपन। तो ये 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 इधर और 8 इधर। ठीक है, मेरू पर्वत और कुरु क्षेत्रों के कारण विदेह क्षेत्र पूरब व पश्चिम विदेह के भेद से 2 भागों में विभक्त है। मेरू पर्वत और कुरु क्षेत्र, कुरु क्षेत्र मतलब ये बीच का एरिया निकाल दें तो यहाँ पर ये जो एरिया है इनको विदेह क्षेत्र कहते हैं, विदेह देश। ठीक है, विदेश, विदेह नगरियां कहलाती हैं ये। बाकी जो बीच का एरिया है वो कुरु क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य बहने वाली सीता और सीतोदा नदियां पूरब और पश्चिम दोनों विदेहों को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभक्त कर देती हैं। तो ये 2 नदियां एक तिंगीच सरोवर से निकलकर ऐसे चक्कर लगाया और यहाँ निकल गई, नहीं सॉरी, इस तरफ वाली निकल गई, ये वाली सीतोदा, और एक केसरी सरोवर से निकली, इधर चक्कर लगाया और यहाँ निकल गई। तो अब इनके निकलने से, यहाँ से जाने से जो विदेह देश है, राइट, पूर्वी विदेह है, वो 2 भागों में बट गया, उत्तर और दक्षिण। इसी तरह से लेफ्ट में। इस प्रकार विदेह के कुल 4 भाग हो जाते हैं। इन 4 भागों में सीता और सीतोदा नदी के दोनों तटों पर 4-4 वक्षार वृक्ष पर्वत तथा 3-3 विभंग नदियां, एक वक्षार एक विभंग नदी के क्रम से स्थित हैं। तो ये जो 8 हिस्से हुए, ये किस तरह से हुए? बिकॉज ऑफ वक्षार पर्वत। ये जो ऑरेंज कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस नहीं है, ये पर्वत हैं। ठीक है, तो इन पर्वतों को क्या कहते हैं? वक्षार पर्वत। इन पर भी अकृत्रिम चैत्यालय एक एक होता है। ठीक है, और उनके बीच में वक्षार पर्वत, फिर एक नदी, नदी का नाम विभंगा नदी। ठीक है, तो 3 विभंगा नदी और 4 पर्वत होने से टोटल 8 नगरियां बन जाती हैं। सेम व्यवस्था नीचे में, इधर भी सेम और इधर भी सेम। तो कितने? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4 16 पर्वत हो गए, और 3 टाइम्स 4 12, राइट, विभंगा नदियां हो गई। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, उत्तर कुरु और देव कुरु का जो है ना एरिया, वहां पे मनुष्य रहते हैं क्या? हाँ हाँ, मनुष्य ही रहते हैं इनफैक्ट, क्योंकि भोग भूमि है, भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच दोनों रहते हैं। ठीक है, फिर लेकिन वहां पर ये जो तालाब हैं, इन तालाबों में जो देवियां होती हैं, राइट, उन भवनवासी देवियों के महल भी हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य तिर्यंच तो रहते ही हैं, साथ ही में देव व्यंतर और भवनवासी देव
के महल भी हैं। ठीक है। ओके ओके। एंड यहाँ पे भी रहते हैं ना ये जो पर्वत वगैरह है वहाँ पे भी? हाँ, वहां पर भी उनके भवन रहते हैं, लेकिन वहां मनुष्य नहीं रहते। वहां पर जो पर्वत हैं, पर्वतों के ऊपर कूट हैं या उनके भवन हैं देवों के, पर्वतों के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जो एरिया है रहने वाला वो ये है, जहाँ पर भोग भूमि के मनुष्य रहते हैं। अच्छा, हम्म। ओके, थैंक यू। बट वो लोग आई मीन दे आर नॉट सम्यक जीव नहीं होते सभी, राइट? सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते, लेकिन हाँ, भोग भूमि में जैसी व्यवस्था रहती है, बहुत इनकी आयु और इनकी ऊंचाई 3 कोस की ऊंचाई रहती है इनकी। इतने 4 कोस की ऊंचाई, और 4 कोस बराबर में शायद 1 मील या 2 मील ऊंचाई, है ना। और 3 पल्ल की इनकी आयु, बहुत लंबी आयु, ऐसा। तो ये उत्कृष्ट भोग भूमि है वहां पर। ये दोनों दोनों उत्कृष्ट भोग भूमि है दोनों चारों? उत्कृष्ट हैं, यस, उत्तर भी और देवकुरु भी। तो अभी हमारे पास आगे भोग भूमि का वर्णन आएगा क्या? हाँ, हाँ, उत्तम और राइट। ठीक। हाँ, तीनों तरह की भोग भूमि का वर्णन आएगा। इवन विजयार्थ व्यंतर का भी वर्णन आएगा। व्यंतर जाति के देव भी वहां पे रहते हैं क्या? हाँ, उनके भवन है वहां पर। अच्छा, तो भवनवासी और व्यंतर दोनों रहते हैं? दोनों रहते हैं, यस। अच्छा, ओके। जब हम देवों का वर्णन पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ओके। जी। तो हमारे मतलब भारत क्षेत्र में भी रहते हैं व्यंतर देव, और यहाँ तो हाँ, ये लोग हाँ, ट्रैवल कर सकते हैं। कभी ये लोग मन हुआ तो विदेश क्षेत्र चले गए और कभी भारत क्षेत्र हाँ, आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, देव तो मूव अराउंड कर ही सकते कर हैं। सकते हैं कहीं भी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। श्योर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन नदियों के कारण और पर्वतों के कारण सीतादा नदी के दोनों तटों के 8 खंड हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के कुल 32 खंड हैं। ठीक है, ये सबको बात समझ में आ गई कि 32 नगरियां जो बोलते हैं, या 32 खंड कैसे हो गए, है ना। 4 पर्वत और 3 नदियों की वजह से ये खंड होते चले जाएंगे। ये 32 खंड ही विदेह के 32 क्षेत्र या जनपद कहलाते हैं। जनपद मतलब नगरियां कहलाते हैं। इन 32 क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं। तो अब जो 8 एरिया है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा। पहला एरिया ये यहाँ से 1, नंबर 1 नगरी ये है, कच्चा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कच्चा, सुकच्चा, महाकच्चा, कच्चा कावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावती। ये 8 देश पूर्व विदेह में सीता नदी और नील कुलाचल के मध्य स्थित हैं। तो जैसे भरत क्षेत्र है, ऐसे ही इतना बड़ा ये कच्चा नगरी का एरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद वत्सा। तो वत्सा नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगी। जैसे 8 ये हो गई थी, 9वीं यहाँ से वत्सा। वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया और मंगलावती, ये 8 देश पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी और निषद पर्वत के मध्य स्थित हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे। पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखा, नलिनी, कुमदा, सरिता, ये 8 देश पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी और निषद पर्वत के मध्य स्थित हैं। फिर वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंदिला और गंधमालिनी, ये 8 देश पश्चिम विदेह में नील पर्वत और सीतोदा नदी के मध्य स्थित हैं। ये सभी क्षेत्र दक्षिणोत्तर लंबाईमान है, ऐसे लंबाई में, है ना, ऊपर से नीचे इस तरह से है। अब ये क्या दिखा रखा है यहाँ पिक्चर में, सिर्फ एक कच्चा नगरी, ठीक है, एक ही नगरी को दिखाया। तो उसमें कितना फर्दर डिवीजन हो पा रहा है, राइट। उसमें भी बीच में विजयार्थ पर्वत, हर एक नगरी के बीच में एक विजयार्थ पर्वत है और 2 नदियां बहती हैं। तो हर एक पर्वत, हर एक जो नगरी है, ये इवन दिस नगरी, राइट,
इसके बीच में से विदेह क्षेत्र और बीच में 2 नदियां, तो जिसकी वजह से इसके भी 6 खंड हो जाते हैं। 6 खंड में से 5 मलेच, 1 आर्यखंड। वो और आगे देखते हैं अपन, है ना। जिस तरह से अपना भारत क्षेत्र की व्यवस्था है ना, वैसी ही यहाँ पर व्यवस्था बन जाती है। 2 कुंडों में से नदियां निकल रही हैं और नदियों में जो ऊपर के एरियाज हैं, ये वाला राइट ऊपर का एरिया है, इसमें गंगा सिंधु नदी, पूरे 8 के 8 में, इन सब में गंगा सिंधु नदी, और इनमें दोनों में रक्ता रक्तोदा यहाँ पर, ठीक है। 2 नदियां मिलके इनको फर्दर 6 खंड में डिवाइड कर देती हैं। उत्तरीय पूर्व विदेह के कच्छा नामक प्रथम क्षेत्र के ठीक मध्य में विजयार्थ पर्वत है, ठीक है। यह पर्वत भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की तरह है। तो जैसी व्यवस्था भरत क्षेत्र के विजयार्थ की बनती है, वैसी ही यहाँ पर बनेगी, ठीक है। जैसे विद्याधर रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी विद्याधर रहते हैं। जैसे वहां पर देव रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सब व्यवस्था वैसी ही है। यहाँ पर भी हर विजयार्थ पर्वत पर एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। इस क्षेत्र के उत्तर में स्थित नील पर्वत के दक्षिण पार्श्व भाग में पूर्व व पश्चिम दिशाओं में 2 कुंड हैं। जो अभी यहाँ पर देखा था, पूर्व पश्चिम में 2 कुंड हैं, एक सिंधु कुंड और एक गंगा कुंड। इन कुंडों से रक्ता और रक्तोदा नाम की 2 नदियां निकलती हैं। ये नदी रक्तोदा नदी किधर की साइड निकलेगी? नील पर्वत के दक्षिण, इस क्षेत्र के उत्तर में स्थित नील पर्वत के दक्षिण में, नील पर्वत ये नील पर्वत के दक्षिण पार्श्व भाग में पूर्व व पश्चिम दिशाओं में 2 कुंड हैं। और इन कुंडों से रक्तोदा नाम की 2 नदियां निकलती हैं। दक्षिणाभिमुखी होकर बहती हुई वे विजयार्थ पर्वत तक आती हैं और उसके मूल में स्थित गुफाओं में से निकलती हुई सीता नदी में जा मिलती हैं। तो सीता नदी ये, तो इसका मतलब, लेकिन हमें पिक्चर में तो गंगा सिंधु बताया नहीं, यहाँ पर जो नदियां बताई हैं वो गंगा सिंधु बताई हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है ये गलत छपा है, ये जो यहाँ पर रक्तोदा नदियां बोली हैं, यहाँ पर गंगा सिंधु होना चाहिए, ठीक है। और इस कारण यह क्षेत्र भी भरत क्षेत्र की तरह 6 खंडों में विभक्त हो जाता है। यहाँ भी उत्तर मलेच खंड के मध्य एक वृषभ गिरी है। सेम जैसे चक्रवर्ती वहां पर अपना नाम लिखता है, प्रशस्ति लिखता है, तो यहाँ के चक्रवर्ती भी अपनी प्रशस्ति वृषभ गिरी पर जाकर लिखते हैं। इस क्षेत्र के आर्यखंड की प्रधान नगरी का नाम क्षेमा है। जैसे भरत क्षेत्र की प्रधान नगरी कौन सी कहलाती है? अयोध्या। ऐसी यहाँ पर क्षेमा नगरी। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 2 नदियां व एक विजयार्थ के कारण 6 खंड उत्पन्न हो गए। हाँ, भूमिका इसकी। चारू, विदेश क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं? हाँ, विदेश क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं, बिल्कुल। ओके। इस प्रकार विशेष यह है कि दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम गंगा और सिंधु हैं, ठीक है। तो मेरी समहाउ जानकारी ये थी कि उत्तर वाले दिशा में जो है गंगा सिंधु और नीचे वाले में रक्तोदा। तो ठीक है, एनीवेज नाम से इतना कुछ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कहाँ पर ये नदियां हैं, कैसे डिवाइड कर रही हैं? बात क्लियर हुई? यहाँ पर और देख लेते हैं अपन। हाँ, बहुत अच्छे से हो गई। गुड, ये है ना, देखिए ऐसे नीलकुलाचल में जो पहला भाग है उसमें विजयार्थ पर्वत हाफ कर रहा है और 2 नदियां सिंधु और गंगा नदी उनको डिवाइड कर रही है, ठीक है। और 6 खंड हो गए। आर्यखंड ये है बीच का, जैसे हमारा क्षेत्र की व्यवस्था है वैसा ही, ठीक। इस प्रकार इन 32 विदेह क्षेत्रों में 32 राजधानियां, 32 विजयार्थ पर्वत और 32 वृषभ गिरी स्थित हैं। प्रत्येक विदेह के 1 आर्यखंड और 5 मलेच खंड हैं।
आर्य खंडों में तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे तीर्थंकर हो ही सकते हैं एनीवेज, है ना, तो वहां पर होते रहते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि 20 विद्यमान, किसी को जानकारी है कि जब हम बोलते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वो किसकी बात करते हैं हम? कहाँ? विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में, लेकिन वो कौन से विदेह क्षेत्र की बात करते हैं? तो जानकारी के लिए बता दें। ये नगरी जो है इनमें ही होते हैं ना, क्योंकि हाँ, इनमें मनुष्य रहते हैं, तो ये जो तीर्थंकर हैं वो भी तो मनुष्य जन्म से ही बनते हैं। राइट राइट। तो क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कि मिनिमम विद्यमान, जब बोलते हैं तो विद्यमान 20 तीर्थंकर, राइट, मिनिमम। अधिक से अधिक तो हर नगरी का एक तीर्थंकर हो सकते हैं, तो राइट, तो कितने हो गए? 32 तीर्थंकर एक विदेह क्षेत्र में पॉसिबल है। लेकिन मिनिमम जो होता है कि होते ही हैं हमेशा, जो हम नाम पढ़ते हैं ना, सीमंदर सुबाहु बाहु, तो ये क्या है? 8 नगरियों में से एक तीर्थंकर होंगे एक नगरी में, फिर इन 8 में एक होंगे, इन 8 में एक, और इन 8 में एक। तो क्या मतलब हुआ कि जम्बू द्वीप के जो विदेह क्षेत्र है उसमें 4 तीर्थंकर हर समय रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे सुमेरु पर्वत कितने हैं हमारे पास? टोटल सुमेरु मेरु पर्वत कितने हैं? 5 पांच। 5 पांच 5 मेरे। एक मेरु से रिलेटेड 4 तीर्थंकर हो गए, तो 5 मेरु से रिलेटेड 20। ठीक है, तो इस तरह से 20 विद्यमान तीर्थंकर की गणना होती है। ऐसा नहीं समझिए कि 20 के 20 यहीं इसी विदेह क्षेत्र में है। ठीक है, वो जो मिनिमम की संख्या बताते हैं वो पूरे मनुष्य लोक को लेकर, 2.5 द्वीप को लेकर बोली जाती है। क्लियर हुआ? और फिर 32 का भी एक बार आप समझाओ कि हाँ। 32 कैसे हो सकता 32 ऐसे होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय में सारे 2.5 द्वीप में। ठीक है, तो वो कैसे? तो यहाँ पर कितनी नगरियां हैं, कितने कर्म भूमियां हमने देखी, कितने आर्यखंड? 32 आर्यखंड। 32 साल ठीक है खंड। ना, तो 32 आर्यखंडों में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 तीर्थंकर हो गए जम्बू द्वीप के, करेक्ट। ऐसे ही और अपने पास कितने टोटल? 5 मेरु संबंधी टाइम्स 5 कर दीजिए, है ना। एक मेरु से रिलेटेड 32 हो गए, तो बाकी के 5 मेरु से रिलेटेड है? टोटल 170। 160। ठीक है, 160 विदेह क्षेत्र के हो गए, और उसके हाँ, अलावा 5 भरत और 5 ऐरावत। ऐरावत। ठीक है, तो टोटल 170 मैक्सिमम। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ जी, थैंक यू। तो ऐसे अपने को बात को समझना है। अजितनाथ भगवान के समय में हाँ, एक साथ में 170 ऐसा बोलते तीर्थंकर हैं। हुए थे। हाँ, ऐसा लिखा आता है कि जब जी। अजितनाथ भगवान हुए उस समय मैक्सिमम तीर्थंकर अवेलेबल थे। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि विदेह क्षेत्र के जो नगरियां हैं, तो और यहाँ के रहने वाले लोग तो इतने लंबे चौड़े हैं, तो वो लोग ये किसी भी नगरी में ट्रैवल कर सकते हैं, ये इस नदी को पार कर सकते हैं और पहाड़ी को पार कर सकते हैं, या वो लोग भी अपनी ही नगरी में रहते हैं? वो लोग अपनी ही नगरी में रहते हैं, सेम जैसे यहाँ की व्यवस्था है ना, वो भी भूमि गोचरी कहलाते हैं, राइट। जो हमने पढ़ा था ना, विद्याधर है वो तो फ्लाई करके चले जा सकते हैं दूसरी जगह पर जाने, इवन सुमेरु पर्वत पे जाना है तो। लेकिन जो विद्याधर हैं, अनलेस उनके पास कोई रिद्धि है, राइट, उसके अलावा फिर ऐसे नहीं कि वो किसी और दूसरे विदेह क्षेत्र में चले गए, वो ऐसे मतलब ये मैक्सिमम नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनको नहीं पार कर बहुत पाते। योजनों लंबी है। यस, ओके ओके, या थैंक यू। इनका आपको डिटेल में देखना हो तो वो वीडियो बहुत अच्छा बना है जैन डिजिटल वालों का, विदेह क्षेत्र के ऊपर, है ना। बहुत उसमें उसकी सारी योजनों में बता रखा है कि उनसी क्या, कहाँ पर कितने योजन का क्या है। ठीक है, और वो भी महायोजन की बात होती है, जहां पर भी जो ये मेजरमेंट होता है ना, इकाई जो जगह की,
राइट, लंबाई चौड़ाई वगैरह नापने की, तो वो महायोजन में की जाती है। तो 1 योजन बराबर में 4000 मील। कल हमने इस बारे में बात की थी ना। हाँ, ठीक है ना। तो 4000 मील का 1 योजन। तो अगर ये जैसे सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, राइट, तो कितना हो गया 1 लाख योजन ऊंचा टाइम्स 4000, तो उतने मील निकल आएंगे। ठीक है ना। तो सुमेरु पर्वत को हम अपन लोग तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना। ठीक, तो ये हमने नगरियां देख ली। इसमें ये देख लिया कि ये ऊपर नील पर्वत है, नीचे ये नदी है और बीच में एक नगरी है। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर विजयार्थ पर्वत है, विजयार्थ पर्वत पर कूट है, कूट में जो है देव रहते हैं, एक उस पे अकृत्रिम जिन चैत्यालय रहता है। ठीक है। और जैसे भारत क्षेत्र में था, यहाँ पर भी गुफाएं रहती हैं। गुफाएं मतलब बेसिकली पानी जो है, नदी जो है वो नीचे से निकलती है, तो वो गुफा एक तरह से कहलाती है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम नील पर्वत को देखते हैं। नील पर्वत मतलब कि हम विदेह क्षेत्र से ऊपर चल रहे हैं। किसी को विदेह क्षेत्र से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है? नील पर्वत, नील पर्वत जो हमने ये जो नील कुलाचल है उसकी बात कर रहे हैं। विदेह क्षेत्र के उत्तर और रम्यक क्षेत्र के दक्षिण में दोनों क्षेत्रों को विभाजित करने वाला नील पर्वत है। इसका वर्ण वैडूर्य मणिमय है। वैडूर्य मणिमय मतलब बिल्कुल नीला, है ना। वैडूर्य मणि नीले रंग की मणि। इस पर पूर्ववत 9 कूट हैं। भूमिका आपने हाथ रेज किया। चारू, मुझे बस एक कंफ्यूजन है, विद्याधर जो होते हैं वो नगरियों में ही रहते हैं? विद्याधरों की नगरियां रहती हैं विजयार्थ पर्वत पर, वो और वो कहीं भूमि नहीं रहते। गोचरी। हाँ। अच्छा, ठीक है। ओके। भूमि गोचरी जो नीचे रहते हैं, मनुष्य, है ना। हाँ, वो समझ, मनुष्य है, उनके साथ में नहीं रहते, वो सिर्फ विजयार्थ उनके पर्वत साथ पर। नहीं रहते। लेकिन हाँ, कोई अगर किसी मित्रता या शत्रुता की वजह से कोई उठा कर ले जाना चाहे तो ले जा सकता है ना। ओके, जब बट वो आके अगर रहना चाहे तो वो भूमि गोचरियों के साथ रह सकती है, जैसे हमने कथानक में पहले पढ़ा था, राइट? हाँ कि बिल्कुल। वो जैसे आप ये देखिए ना कि हनुमान जी, रावण, ये सब विद्याधर थे, विजयार्थ पर्वत हाँ पर रहने वाले, है ना। हाँ। लेकिन ये फिर भी आते हैं मिलने, राइट। भगवान के हम्म, जैसे राम जी के पास आए थे वो लोग, उनकी सहायता भी करी, है ना। हाँ। तो इस तरह से लेना। नील पर्वत, है ना, इस पर पूर्ववत 9 कूट है। पूर्व मतलब जैसे पहले कहा गया, ऐसे 9 कूट हैं। उनमें पूर्व दिशा के सिद्धायतन कूट में जिनालय, जिनालय मतलब अकृत्रिम जिनालय, तथा शेष कूटों में व्यंतर देवों के भवन हैं। इसके मध्य केसरी नाम का तालाब है। उससे सीता, नारी होना चाहिए यहाँ पर, उससे नारी और नरकांता नदियां निकलती हैं। ओ सॉरी, यस, सीता इज करेक्ट। सीता और नरकांता, नारी आगे नेक्स्ट वाले में से होगी, नदियां निकलती हैं। इसका विस्तार निषद पर्वत के बराबर है। ठीक है, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत है या हो गया? है ना, ये हमने इसका देखा केसरी सरोवर में। एक तरफ तो यहाँ से सीता नदी निकली थी, राइट, और इधर से नरकांता, ठीक है, इधर से निकली। और यहाँ फिर अगले वाले में जो रुक्मी कुलाचल है, वहां से महापुंडरीक सरोवर से नारी नदी निकलेगी। और एक तरफ से यहाँ से कौन सी है ये, रूप्यकूला, है ना, उसमें बता देंगे। रम्यक क्षेत्र, फिर नील पर्वत के ऊपर और रुक्मी पर्वत के दक्षिण में रम्यक क्षेत्र है। इसका समस्त कथन हरि क्षेत्रवत है। यहाँ नारी और नरकांता नदियां बहती हैं। फिर रुक्मी पर्वत रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र को विभक्त करता है। इस पर्वत पर महापुंडरीक नामक तालाब है, जिससे नारी और रूप्यकूला नाम की नदियां निकलती हैं। इस पर्वत का शेष समस्त कथन महाहिममान पर्वत की तरह है। हैरण्यवत क्षेत्र,
रुक्मी पर्वत के उत्तर और शिखरी पर्वत के दक्षिण में हैरण्यवत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्वर्णकूला, रुप्यकूला नामक नदियां बहती हैं। इनका शेष समस्त कथन हैमवत क्षेत्र के समान है। शिखरी पर्वत, शिखरी पर्वत सबसे लास्ट का है ना, किससे लास्ट हो गया ये? सबसे लास्ट, ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन दिख रहा है वो ऐरावत क्षेत्र, राइट, उससे पहला शिखरी। शिखरी पर्वत हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र को विभाजित करता है। इस पर्वत पर पुंडरीक नामक तालाब है, जिससे सुवर्णकूला और रक्ता रक्तोदा नदियां निकलती हैं। इनका शेष कथन समस्त हिममान पर्वत की तरह है। ऐरावत क्षेत्र, शिखरी पर्वत के उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा नदियां बहती हैं। इसका शेष समस्त कथन भरत क्षेत्र के समान है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र, 1 मेरु, 2 कुरु, 2 कुरु मतलब उत्तर कुरु और देव कुरु है ना, वो भूमियां जो थी, जम्बू और शालमली वृक्ष, 6 कुलाचल, 6 महातालाब, 20 सरोवर, 14 महानदियां, 12 विभंगा नदियां, 20 वक्षार पर्वत, 4 नाभि पर्वत, 4 यमक गिरी, 200 कनक गिरी, 8 दिग्गजेंद्र पर्वत, 34 आर्यखंड, 34 विजयार्थ पर्वत और 34 वृषभ गिरी अवस्थित हैं। और अब इन सबको अगर हम टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो हमारे पास पूरे ढाईद्वीप का सेम आ जाएगा, क्योंकि जो बाकी के द्वीप हैं, घातकी खंड है, उसमें यही सब कुछ है लेकिन डुप्लीकेट में, डबल डबल, ठीक है। वहां पर 7 क्षेत्र की जगह 14 क्षेत्र हो जाएंगे, वहां 1 मेरु की जगह 2 मेरु, 2 कुरु की जगह 4 कुरु, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से पुष्करार द्वीप का जो हाफ पार्ट है वहां पर भी ऐसा ही लेना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो जम्बू द्वीप का डिस्कशन था वो पूरा हुआ। करने को बहुत सारी चर्चा है, मतलब पूरी की पूरी बुक्स लिखी गई हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और एक एक सरोवर की चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, एक एक पेड़ की, इवन जम्बू वृक्ष जो है उसकी इवन आप देखेंगे तो उसी पर आप मतलब आधा घंटा चर्चा कर सकते हैं, इतना बड़ा ये जम्बू वृक्ष रहता है। उसकी जो पूरी व्यवस्था है, कैसे उसका बेस बनता है, कौन उस पर भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, तो सोचिए आप कितना विशाल वह वृक्ष इटसेल्फ है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ जो बहुत छोटे में समराइज्ड वे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसको अपने को समझना है और मेन मेन चीजें उठानी है यहाँ से, राइट, कि जहाँ हम रहते हैं, राइट, हम जहाँ रहते हैं हम बहुत ही छोटे एरिया में रहते हैं, मतलब हमारे को अपने को गिनती करें तो हम कुछ भी नहीं है पूरे जम्बू द्वीप के मुकाबले में, राइट। और ढाई द्वीप देखे तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं है, एक इंद्रिय जीव की तरह से फील आएगी, है ना। तो इतना समझना है अपने को। और जो विदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर हैं, तो जब कभी ध्यान करें हम अब नेक्स्ट टाइम अब विदेह क्षेत्र के बारे में, तो हम ये माने ऊपर की तरफ, है ना, उत्तर की तरफ, इसीलिए उत्तर दिशा को इतना शुभ मानते हैं अपने में, क्योंकि वहां पर विदेह क्षेत्र है अपने, ठीक है ना। ठीक हुआ। इसके अलावा किसी को कोई जानकारी एटलीस्ट जम्बू द्वीप से रिलेटेड? मैंने विदेह क्षेत्र के उत्तर दिशा में वो सिमंदर स्वामी का समोसरण है, वो सबसे नजीक है, हाँ और हाँ, सबकी बजाय। ओके ओके। तो सीमंदर स्वामी का समोसरण उत्तर दिशा, ये वाली तो उत्तर पूर्व यहाँ पर, राइट। हाँ, इनका डिवीजन रहता है ना, कौन से में सीमंदर स्वामी होंगे, किस साइड पर, इधर वाले में? हाँ, इस साइड पे। तो यहाँ पर सीमंदर स्वामी का, तो इस वजह से ये ईशान कोण हो गया ना अपने लिए, है ना, उत्तर पूर्व। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर अपने लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। सही है। इसके बाद हम शुरू करेंगे लवण समुद्र। लवण समुद्र
जो हमने मैप में भी देखा था। ये है ना, तो ये अभी हमने जो जानकारी ली वो इस छोटे से सर्कल की ली, राइट। अब इसके चारों ओर इसके डबल साइज का लवण समुद्र है, फिर उसके चारों ओर उसके भी लवण समुद्र के भी साइज का डबल कर दो तो वो घातकी खंड, राइट, और उसके भी डबल कर दो तो कालोदती, और फिर पुष्करवर द्वीप। ठीक है, तो अब लवण समुद्र का देखेंगे क्या है लवण समुद्र। बहुत बार सुनते हैं, राइट। जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र स्थित है। यह चूड़ी के आकार वाला है। इसका व्यास विस्तार 2 लाख योजन है। इस समुद्र के जल सतह का आकार सीधी रखी नाव पर औंधी रखी नाव के आकार के समान है। जल समुद्र के जल सतह जो बॉटम है उसका बता रहे हैं आकार कैसा है। इसके मध्य तल भाग में चारों ओर 1008 पाताल या विवर है। मध्य में इसकी गहराई 1000 योजन है ना, क्योंकि जो पूरा जम्बू द्वीप है, अगर आपको जानकारी हो तो ये चित्रा पृथ्वी पर बना है, ठीक है ना। तो चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की, तो जो धरती है, भूमि है, राइट, वो तो टॉप पे आ जाती है, लेकिन समुद्र जो है वो 1000 योजन तक गहराई लिए हुए होते हैं। पातालों के निचले भाग में वायु, ऊपरी भाग में जल और मध्य भाग में यथा योग्य रूप में जल और वायु दोनों है। इनके मध्य भाग में जल व वायु की हानि वृद्धि होती रहती है। इसके कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इसके जल तल में हानि वृद्धि होती है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, पाताल एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। पाताल लोक ये तो मालूम है, पाताल लोक बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या शेप लिए हुए होता है वो देखना है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें जल और वायु जो बढ़ घट रहे हैं उसके कारण हम देखते हैं ना कि जो हाई टाइड लो टाइड आते हैं, राइट, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इसके जल तल में हानि वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन समतल से जल की ऊंचाई 11,000 योजन रहती है, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन हो जाती है। ऐसा ही बोलते हैं ना, इस वजह से अपने अष्टमी और चौदश मानते हैं, है ना। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से घटते घटते अमावस्या के दिन घटकर 11,000 योजन रह जाती है। आगम के अनुसार नीचे रहने वाले भवनवासी देवों के उच्छ्वास निश्वास के कारण ही पातालों में स्थित वायु की वृद्धि हानि होती है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ना। और इन्हीं पातालों के अतिरिक्त इस समुद्र में, लवण समुद्र में सूर्यद्वीप, चंद्रद्वीप, प्रभासद्वीप और मागध द्वीप आदि अनेक द्वीप हैं। इनमें भवनवासी देवों का आवास है। और उसके अतिरिक्त 48 कुमानुष द्वीप हैं जिसमें कुभोग भूमियां हैं। 48 भूमियां ऐसी हैं, द्वीप ऐसे हैं जहां कुभोग भूमि वाली व्यवस्था बनती है, जहां वैसे ही मनुष्य रहते हैं। कुभोग भूमि के मनुष्य थोड़े अलग तरह के होते हैं, वो अभी अपन जब भोग भूमि का वर्णन पढ़ेंगे तो कुभोग भूमि का वर्णन भी आएगा। बेसिकली जो आधा शरीर जानवर का और आधा मनुष्य का लिए हुए होते हैं, और वो क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, और गुफाओं में रहते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है ना। तो ये सारा वो दिया हुआ है, ये द्वीप है और क्या बोलते हैं उसे, पाताल है यहाँ पर। अब ये पाताल एग्जैक्टली क्या है वो और आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? एक जगह यहाँ पर था कि ये भवनवासी देवों के उच्छ्वास निश्वास, तो सांस लेने छोड़ने, इसका मतलब लेने छोड़ने के कारण पातालों में स्थित वायु की वृद्धि और हानि होती है। करेक्ट। तो इसका मतलब वो 15 दिन में सांस लेते हैं और 15 दिन में सांस छोड़ते हैं, इस वजह से ऐसा रहता है। और क्योंकि ये लवण समुद्र इसको भरत क्षेत्र को भी टच करता है ना, तो हम इस मतलब हमारे भी टच में
मतलब मैं अपने को या इट इज वेरी हार्ड टू से अगेन, क्योंकि अपन ने कल जब देखा था राइट, तो 21 लाख मील का एक तरफ का एरिया भारत क्षेत्र है, है ना। लेकिन टच तो कर ही रहा है ना हाँ लवण हाँ हाँ, समुद्र। टच कर रहा है, लवण समुद्र को टच कर रहा है, लेकिन हमसे कितनी दूर है ये कहना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे हमारे भी ओशन मतलब पास में हाँ पैसिफिक ओशन में जो हाई टाइड्स लो हाँ टाइड्स होते हैं, ये भी उस चीज का रीजन भवनवासी देवों के उसका कारण उन्हीं की वजह से हो सकता है ये भी। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मान सकते हैं, अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है एक्चुअली, कि क्योंकि हर जगह ही देखा जाता है पानी में उतार चढ़ाव। इट्स नॉट जस्ट कि पाताल में ही ऐसा है राइट, किसी भी समुद्र में मेरे जानकारी में तो सब जगह पानी ऊपर नीचे होता है। जो हमने जाना था वो तो ये सूरज चंद्रमा की व्यवस्था से होता है राइट। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, तो देखते हैं और कुछ मिलेगा इससे रिलेटेड तो वी विल शेयर। ओके ग्रेट, थैंक यू। चलिए ऑलराइट, और किसी को कोई चारू, हम्म, हाँ, तो ये जो विदेश क्षेत्र के आपने बताया 32 जो 20 तीर्थंकर हैं, उन सबके नाम सिमंदर स्वामी होते हैं? सबके नाम सिमंदर स्वामी ही होते हैं राइट, जो मिनिमम वाले में आएंगे राइट। हाँ, उनमें तो राइट हैंड साइड पर जो आएंगे उनमें से जो भी होंगे मिनिमम एक सिमंदर जरूर होंगे। हाँ, तो उसमें आपने बताया कि जैसे आपने डिस्कस किया था ईशान कोण में उत्तर उत्तर दिशा में सिमंदर स्वामी का समूह शरण है, तो दक्षिण में भी तो सिमंदर स्वामी का समूह शरण होगा कि नहीं? वहां ये पर नहीं वाले होगा? यू मीन दिस वन, इस एरिया में? हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो इस एक एरिया में अगले तीर्थंकर। तीर्थंकर होंगे, सिमंदर से नेक्स्ट कौन से युग मंदिर है ना, अगले जो होते हैं तो वो यहाँ पर होंगे, फिर उसके अगले यहाँ पर होंगे, ऐसा ठीक है। अच्छा, वो 8 रोटेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि साथ में ही होते हैं? नहीं नहीं नहीं, 8 में एक ही होंगे, फिर इस 8 में एक ही होंगे, ठीक है। नहीं, तो अभी जो 8 में है और बाकी जगह पे अभी नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं अभी है कि नहीं है ये अपनी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो मिनिमम है उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो सिमंदर यहाँ पर ही होंगे, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं कि कल को सिमंदर यहाँ पर हो जाए। हाँ, बट अभी युगमंदर स्वामी आप जो बोल रहे हो नीचे वाले में, हाँ तो उनका समूह शरण वो नीचे नहीं ही होगा लगेगा, अभी? जहाँ होंगे जहाँ विहार करेंगे। पर वो आगे होंगे कि अभी चल रहा होगा? मेरा मतलब अभी सॉरी, होगा अभी होगा, अभी चल होगा राइट? हम्म हाँ, हम्म। ध्यान से सुजे लोकालोक सोवामि मस्तक नमो सदा दे दो। हाँ चलिए जिनवानी स्तुति, हाँ रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। अगले हफ्ते क्लास है ना? हाँ हाँ क्लास रहेगी जी। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।